नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत। एक क्लास हमारी अधिगम पे हो चुकी है जिसके अंदर हमने अधिगम का सामान्य परिचय, अधिगम के प्रकार, अधिगम की विशेषता, अधिगम का स्थानांतरण, ऐसे कुछ टॉपिक देखे थे। और आज ये दूसरी क्लास है जिसमें अपन अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं 10 से 12 उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। अधिगम के जो सिद्धांत हैं ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक टॉपिक माना जाता है मनोविज्ञान के अंदर, और यहाँ से 2 से 3 सवाल बनने कन्फर्म होते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और दूसरी चीज़, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कहने का मतलब, अगर कोई शिक्षा मनोविज्ञान का अगर शिक्षक इसको पढ़ाएगा तो वो लगभग 7 से 8 घंटे मिनिमम, मैं ये मान के चल रहा हूँ, इतने घंटे आराम से ले लेगा। ठीक है, लेकिन अपने इतना ना तो टाइम है न अपन को इतना पढ़ना है। अपन अपने लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि भाई कुछ चीज़ें जो बहुत आसान आ जाए तो वो कम से कम हम ना छोड़ पाएँ, उस हिसाब से अपन इन चीज़ों को करेंगे। और लगभग सारी चीज़ें मैंने कवर करी है, आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी पुस्तक उठा के देख सकते हैं, जितनी चीज़ें आपको मिलेगी लगभग 90% चीज़ें आपको मैं भी करवा दूंगा। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं अधिगम के सिद्धांत, और लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय अपन लेंगे और कंप्लीटली जितने भी सिद्धांत हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। चलो, सबसे पहले तो जो अधिगम के सिद्धांत है वो 3 तरीके के होते हैं। 3 तरीके के मतलब 3 कैटेगरी है। कुछ ऐसे सिद्धांत है जो व्यवहारवादी हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत है जो संज्ञानात्मक हैं, और कुछ ऐसे सिद्धांत है जो मानवतावादी हैं। यानी कि अधिगम के सिद्धांत जो 10 से 12 हैं उसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी है। कुछ व्यवहारात्मक सिद्धांत है, कुछ संज्ञानात्मक सिद्धांत हैं, कुछ मानवतावादी सिद्धांत हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से पुटअप हो जाता है कि कौन कौन से सिद्धांत व्यवहारात्मक हैं, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्न में से व्यवहारात्मक सिद्धांत कौन सा है, और उसमें से 3 अलग दे दिए और एक व्यवहारात्मक का पूछ लेगा। तो पहली चीज़ तो ये भी क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन से व्यवहारात्मक सिद्धांत हैं, कौन कौन से संज्ञानात्मक हैं और कौन कौन से मानवतावादी हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अपन अगर देखें व्यवहारात्मक सिद्धांत की, तो इसमें 5 सिद्धांत आपको ध्यान में रखने हैं। कितने? 5। कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो इसमें आता है वो आता है थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। दूसरे नंबर पे आता है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इवान पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तीसरे नंबर पर आता है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। चौथे नंबर पे आता है क्लार्क हल का पुनर्बलन सिद्धांत। और 5वें नंबर पे आता है गुथरी का सामीप्य अनुबंधन सिद्धांत। ये थोड़े से मुश्किल अभी के समय आपको लग सकते हैं, लेकिन जब आप इनको 3-4 बार रीडिंग लगाओगे तो ये आराम से याद हो जाएंगे। पहले क्या करना है, आपको ये प्रयास करना है कि वैज्ञानिकों के नाम याद रख लो। भाई व्यवहारवादी वैज्ञानिक 5 वैज्ञानिक है। कौन कौन से हैं? थॉर्नडाइक हैं, पावलोव हैं, स्किनर हैं, क्लार्क हल है और गुथरी है। ये 5 नाम याद रख लोगे। एक बार बोलो, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल, गुथरी। थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल, गुथरी, ये 5 व्यवहारवादी वैज्ञानिक है। अब इसके नाम याद रख लेना कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा? उद्दीपक अनुक्रिया। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्लार्क हल का पुनर्बलन सिद्धांत। गुथरी का सामीप्य अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कोहलर का सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत या तलरूप सिद्धांत, टोलमैन का चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, जेरोम ब्रूनर का निमित्तवाद सिद्धांत, और डेविड आसुबेल का अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत। ये सारे के सारे संज्ञानात्मक सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं? कोहलर का, वैसे कोहलर का तो गेस्टाल्टवाद है, बाकी बांडुरा का सामाजिक अधिगम, कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, टोलमैन का चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, जेरोम ब्रूनर का निमित्तवाद सिद्धांत, डेविड आसुबेल का अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत। ठीक है, मानवतावादी में ज़्यादा नहीं है, 2 ही है। मानवतावादी में 2 ही सिद्धांत है। एक तो कार्ल रोजर्स का स्व या आत्म अधिगम का सिद्धांत, और एक मैस्लो का मांग पूर्ति सिद्धांत। ठीक है, तो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कौन से हैं? सवाल ऐसा भी बन सकता है कि कौन कौन से वैज्ञानिक मानवतावादी हैं, तो उसमें आपको ध्यान होना चाहिए कि मानवतावादी मनोवैज्ञानिक एक तो कार्ल रोजर्स हैं और एक आपका मैस्लो है। ये 2 नाम आपको याद रखने हैं, कार्ल रोजर्स और मैस्लो, ये दोनों ही मानवतावादी वैज्ञानिक हैं। ये सारे के सारे थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल, गुथरी, ये व्यवहारवादी वैज्ञानिक हैं। और ये जितने भी है बांडुरा, कुर्ट लेविन, टोलमैन, जेरोम ब्रूनर, ये सारे के सारे संज्ञानात्मक या संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर।
इतनी बातें क्लियर है? अभी तक जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये बताया कि अधिगम के सिद्धांत जो है वो कौन कौन से हैं। ये जितने आपके सामने लिखे हुए हैं ना, इन्हीं को अपन को एक एक करके पढ़ना है। ये सिद्धांत सारे के सारे आपके सामने हैं। 5 ये, 6 और 2, कितने हो गए? 13 हो गए। ठीक है, इनको अपन को पढ़ना है। व्यवहारवादी कौन से हैं, संज्ञानवादी कौन से हैं और मानवतावादी कौन से हैं, ये चीज़ यहाँ से आपकी क्लियर हो गई। अब अपन एक एक करके पढ़ेंगे। पहले व्यवहारवादी जो सिद्धांत हैं उनको देखेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं थॉर्नडाइक को। ठीक है, थॉर्नडाइक को स्टार्ट करूं। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसका नाम है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, या फिर इसको आवर्ती का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है ना। अब इसके बहुत सारे नाम है। देखो, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के कितने नाम है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ये तो याद सबको रहना ही चाहिए, लेकिन कोशिश करना है कि ये जितने भी नाम है ये भी आपको याद रहें। जैसे कि मैं बात करूं प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, ये भी किसका नाम है? थॉर्नडाइक का जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है उसी का नाम है। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, है ना। तो कम से कम आपको जो नाम मैं बता रहा हूँ, एक तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ये याद रहना ही चाहिए, और एक ये प्रयास व त्रुटि, प्रयत्न व भूल, ये सिद्धांत किसके हैं? ये आपके सिद्धांत थॉर्नडाइक के हैं। ठीक है, याद रख लोगे इसको। चलो, अब ये तो हो गए थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम। अब एक जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है ना, इसको संबंधवाद या संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। तो आपसे पूछ ले कि संबंधवाद या संयोजनवाद से संबंध किस मनोवैज्ञानिक का था? थॉर्नडाइक का। ठीक है ना। संबंधवाद या संयोजनवाद होता क्या है? थॉर्नडाइक के अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध बंध जाना ही क्या है? अधिगम है। ये सारे के सारे सिद्धांत है किसके लिए? अधिगम के लिए। यानी कि हम कोई भी चीज़ सीखते कैसे हैं उसको ये सारे के सारे सिद्धांत एक्सप्लेन करते हैं। तो थॉर्नडाइक क्या कहते हैं, कैसे होता है अधिगम? ये कहता है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जब संबंध बन जाता है तो वही अधिगम होता है, और इसीलिए इन्होंने संबंध पे जोर दिया, इसलिए इसके सिद्धांत का नाम क्या हो जाएगा? संबंधवाद का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है। थॉर्नडाइक ने जो अपने प्रयोग किए थे वो किए थे बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किए थे? बिल्ली पर प्रयोग किए थे। ठीक है। अब थॉर्नडाइक की कुछ पुस्तकें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, जिसके अंदर ये सिद्धांत इन्होंने दिए थे। एक तो पुस्तक का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है ना। थॉर्नडाइक की जो पुस्तक है उसका नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी, 1913 के अंदर आई थी। और एक इनकी जो रिसर्च पेपर है एनिमल इंटेलिजेंस, ये 1898 में आया था। ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि थॉर्नडाइक की पुस्तकें कौन सी हैं, या फिर जो अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया था वो कौन सी पुस्तक में दिया था, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस, ये दो पुस्तकें थॉर्नडाइक की आपको याद रखना है। थॉर्नडाइक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जिसे कहा जाता है वो थॉर्नडाइक है। ये चीज़ हम पहले भी बात कर चुके हैं कि थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। ठीक है। इनकी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में इन्होंने इसका सर्वप्रथम उल्लेख इसमें किया था, और फिर बाद में 1913 में जो आई एजुकेशन साइकोलॉजी, उसके अंदर इसका विस्तृत अध्ययन या विकसित रूप देखने को मिला था। तो कितनी बातें याद रखोगे थॉर्नडाइक के बारे में? डरना नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझो। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसका नाम है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है। और क्या क्या नाम है? और बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हमें ये याद होना चाहिए कि इसको प्रयत्न व भूल का सिद्धांत या प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। इसे आवर्ती का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे हर्ष व दुख का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे इसके नाम हो जाएंगे। थॉर्नडाइक का जो संबंध है ना वो संबंधवाद या संयोजनवाद से है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि जो अधिगम होता है ना वो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध बनने से ही होता है, इसलिए इनको संबंधवाद या संयोजनवाद का जनक भी इसे कहते हैं, थॉर्नडाइक को। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कौन है? थॉर्नडाइक। पुस्तक का नाम क्या है? एनिमल इंटेलिजेंस एजुकेशनल साइकोलॉजी। याद रख लोगे? ठीक है। अब थॉर्नडाइक ने अधिगम के कुछ नियम दिए थे। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कुछ नियम दिए थे, दो तरीके नियम दिए, एक मुख्य नियम और एक गौण नियम। ठीक है। मुख्य नियम, गौण नियम। मुख्य नियम कितने बताए? 3। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम या प्रभाव का नियम। ठीक है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम या प्रभाव का नियम, ये किसके नियम हैं? थॉर्नडाइक के। कैसे नियम हैं? मुख्य नियम। तो क्वेश्चन बनेगा थॉर्नडाइक के अधिगम के जो नियम हैं उसमें मुख्य नियम उन्होंने कितने दिए थे? 3। कौन कौन से दिए थे? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम। क्वेश्चन बन जाएगा थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम नहीं हैं
तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम या फिर मनोवृत्ति का नियम। तो समझ में आ रही कैसी चीज़ें आप पूछी जाएगी। 3 नियम दिए मुख्य, और गुण कितने दिए? 5। गुण कितने दिए? 5। कौन कौन से? बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम, ठीक है। तो याद रख लोगे इनको। ये मैंने देखो थॉर्नडाइक पूरे को मैंने इतने में समेट दिया है, तो इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। इसमें अगर है भी लिखा हुआ है, कोमा भी लगा हुआ है, तो समझ लो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक जब आप पढ़ने जाओगे ना, इतना सा नहीं है, 4-4 5-5 पन्ने उसमें भरा देते हैं लोग, ठीक है ना। तो मतलब भरा देते हैं, तो उसमें वो उनकी लेवल की चीज़ें, अपन को इतना अपन कर नहीं सकते, तो उस हिसाब से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो इतनी बातें तो आप याद रख ही लोगे, ठीक है। अब अगर आप कहो तो मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता दूं कि भाई तत्परता का नियम क्या होता है, बता दूं, ठीक है ना। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ तत्परता के नियम की, तो ये जो नियम कहता है, ये कहता है कि कोई भी चीज़ आप सीखना चाहते हो, तो सीखने से पहले आप सीखने के लिए तैयार होना ज़रूरी है। तत्परता किसे कहते हैं? रेडीनेस, है ना। कोई भी चीज़ आप सीखने के लिए कितने तैयार हो, यानी कि कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं, आपके अंदर इच्छा शक्ति, विल पावर कितनी है ना। तो ये कहता है तत्परता का नियम, कोई भी चीज़ सीखने के लिए आप पहले तैयार कितने हो, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिर आता है अभ्यास का नियम। दूसरा जो सीखने का या अधिगम का नियम है वो है अभ्यास, यानी कि कोई भी चीज़ आप बार बार दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे तो आप चीज़ों को सीख लेंगे, तो उसे ही तो अभ्यास कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अभ्यास का नियम हो जाएगा। फिर आता है परिणाम या प्रभाव का नियम। इसका मतलब ये है कि जो भी आप चीज़ सीख रहे हो, वो आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगी, उसका परिणाम क्या होगा, आप उस चीज़ को सीखने के बाद आपके जीवन में क्या अंतर नजर आएगा, ये भी चीज़ बहुत बड़ा रोल निभाती है। अब साइकोलॉजी आप सीख रहे हो, तो ये आपके जीवन में कुछ अच्छा प्रभाव डालेगी। ये आपको पता है कि साइकोलॉजी अगर मैं पढ़ूंगा, एग्जाम में सवाल आएंगे तो मेरे सवाल सही हो जाएंगे, इस वजह से आप सीखने के लिए तैयार हो जाते हो। तो यानी कि सीखने के 3 जो मुख्य नियम इन्होंने बताया कि पहले तो सीखने के लिए आप कितने तैयार हो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी चीज़ सीखने के लिए कि अभ्यास बहुत ज़रूरी है, बार बार चीज़ों को रिपीटेशन करोगे, दोहराओगे, तो वो उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, अधिगम होगा। और तीसरी चीज़ है कि उसके परिणाम कैसे आएंगे, इस चीज़ पे भी फ़र्क पड़ता है। अगर कोई चीज़ आप सीख रहे हैं और उसको ज़िंदगी में कोई यूज़ भी नहीं है, तो आप उस चीज़ को नहीं सीखेंगे, है ना। तो उसका परिणाम है, प्रभाव क्या है, उस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा। ये तो हो गए इसके मुख्य नियम। अगर मैं बात करूँ गौण नियम की, तो इसमें आता है बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम का मतलब, कोई भी चीज़ जब आप सीखते हो या फिर कोई भी आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में, या जो सफल अनुक्रिया है जो आप चाहते हैं, उसको प्राप्त करने से पहले आपके जीवन में बहुत सारी असफल अनुक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे हाथ पैर मारने पड़ेंगे, है ना। तो एकदम सफल नहीं होता कोई, सफल अनुक्रिया तक पहुंचने के लिए बहुत सारी असफलताओं से गुजरना पड़ता है। इसे ही कहते हैं कि बहु अनुक्रिया नियम। बहुत सारी अनुक्रिया आप करते हैं, बहुत सारी असफल अनुक्रिया करने से आप एक सफल अनुक्रिया तक पहुंचते हैं, तो ये होता है बहु अनुक्रिया का नियम, ठीक है। दूसरा आता है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ सीखते हो, इस चीज़ का, इससे भी फर्क पड़ता है कि आप मानसिक रूप से तैयार हो कि नहीं हो, समझ रहे हो, आपकी जो मनोदशा है वो अनुकूल है कि नहीं है, तो इस चीज़ का भी फर्क पड़ता है। तीसरी चीज़ आती है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, कोई भी चीज़ जो आप सीख रहे हो उसको टुकड़ों में बांट दो, उसको अंशों में बांट दो। आंशिक मतलब अंशों में बांट दो, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों में बांट दो। छोटी छोटी चीज़ें जब आप सीख लोगे तो पूरी एक चीज़ आप सीख लोगे, है ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अंश से पूर्णता की ओर बढ़ा जाता है। सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है, अंश से पूर्णता की ओर बढ़ा जाता है, यानी कि छोटे छोटे अंशों में आपने उसको बांट दिया और फिर वो छोटे छोटे अंश सीख लिए, तो अपने आप क्या पहुँच गए, पूर्णता पर पहुँच गए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो ये थॉर्नडाइक के बारे में आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से बता दूं, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत, संबंधवाद या संयोजनवाद का सिद्धांत। संबंधवाद से कौन से मनोवैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, थॉर्नडाइक। इन्होंने क्या कहा, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध बन जाना ही क्या होता है, अधिगम होता है। पुस्तक का नाम एनिमल इंटेलिजेंस, और क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी। अधिगम के इन्होंने कितने नियम बताए, 3 मुख्य नियम, 5 गौण नियम। 3 मुख्य नियम कौन से, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम या प्रभाव का नियम।
अब ये अभ्यास के नियम के ही दो भाग हैं, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। गौण नियम 5 बताए, बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाएं। ओके, अब है पावलोव का सिद्धांत। ठीक है, अगला जो अधिगम का सिद्धांत है वो किसका है? इवान पावलोव। इवान पावलोव पूरा नाम है और ये रूस के मनोवैज्ञानिक है। ठीक है ना, तो रूसी मनोवैज्ञानिक है इवान पावलोव। देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, तो वैसे तो आ जाना चाहिए, ऐसी कुछ भी चीज़ मैंने बताई नहीं अभी तक, लेकिन थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर, ये तीन तो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी के तो नाम और सिद्धांत का याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इन तीनों को तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब अपन देखते हैं पावलोव के बारे में। इवान पावलोव कहाँ के थे? रूस के। क्लियर? ऊपर लिखा हुआ है, थोड़ा सा कट भी गया, कोई बात नहीं। इनका जो सिद्धांत है उसका नाम है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इनके सिद्धांत को अपन क्या कहते हैं? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। और क्या क्या नाम है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत या टाइप एस सिद्धांत। ये सारे के सारे नाम आपको याद होने चाहिए। इवान पावलोव का जो सिद्धांत है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, टाइप एस सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत या फिर प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये सारे के सारे नाम किसके हैं? इस एक ही सिद्धांत के नाम है। ठीक है, इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किया था 1904 में कुत्तों पर। जैसे थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया? बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया था? मैंने बताया आपको कि नहीं बताया? एक मिनट, बताया ना। ये देखो, थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पर। क्या प्रयोग किया था इन्होंने बिल्ली पर? एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और उसके बाहर एक रोटी का टुकड़ा लटका दिया। ठीक है ना, तो बिल्ली भूखी थी तो उसको आवश्यकता थी, इसलिए उसने क्या की? रोटी को देख करके अनुक्रिया की। तो उसके अंदर एक बटन मतलब पिंजरे के अंदर एक बटन लगा दिया उन्होंने। तो वो छटपटाते मारती रही, उसको पता नहीं चल रहा है कि वो खुलेगा कहाँ से, लेकिन वो भूखी थी, उसको रोटी चाहिए, तो वो बार बार क्या कर रही थी? प्रयास कर रही थी। ठीक है ना, और जैसे ही उसका पैर या पंजा जो है वो उस बटन पे पहुंचा जहाँ पे वो पिंजन का क्या कहते हैं उसको, पिंजरे का ढक्कन का खुलने का जो बटन था, वे जैसे ही उस पर पहुंचा वो खुल गया। ठीक है ना, तो अब वो बार बार जो प्रयास करने के बाद अब उसको पता चल गया कि अच्छा ये दबाने से क्या होता है? खुलता है। तो इस प्रकार का कुछ एक्सपेरिमेंट था, अपन को नहीं ध्यान में रखना, उससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इवान पावलोव ने जो प्रयोग किया था वो किया था कुत्तों पर। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर और पावलोव ने कुत्तों पर। अब इस प्रयोग को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, एक्सपेरिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है और अच्छे से सुनना। अगर आप एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझ लोगे तो ये लगभग क्लियर हो जाएगा। इन्होंने कुत्तों पर प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया इन्होंने? एक कुत्ते को पहले क्या किया? रोटी दी। ठीक है, एक कुत्ता था, उस कुत्ते को रोटी दी। जैसे ही रोटी उस कुत्ते के सामने लाई गई, कुत्ते के मुंह से लार आई, है ना। जैसे ही कुत्ते के सामने रोटी लाई गई, कुत्ते के मुंह से क्या निकली? लार निकली। ठीक है, 1-2 दिन ऐसा किया, जैसे ही रोटी लाई कुत्ते के लार निकली। अब 2 दिन के बाद उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने घंटी बजाई, है ना, 1 घंटी, और उसके बाद वो रोटी लाई तो उसके मुंह में से फिर लार निकली। अब यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है कि वो रोटी की वजह से निकल रही है कि घंटी की वजह से। ऑब्वियसली बात है, रोटी की वजह से, है ना। घंटी को देके तो कौन लार निकालता है? रोटी की वजह से ही निकली होगी। ठीक है, लगभग लगातार 10 दिन पहले वो घंटी बजाता, फिर रोटी लाता, घंटी बजाता, तुरंत बाद रोटी लाता। ये प्रोसेस उन्होंने 15 से 20 दिन, जितने भी दिन किया। इतना प्रोसेस करने के बाद अब 21वें दिन उसने क्या किया? देखो ये कोई फिक्स नहीं है 21वें, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जब 21वें दिन उसने घंटी बजाई, जैसे ही घंटी बजाई कुत्ते के मुंह से लार आ गई, रोटी लाया ही नहीं। ठीक है ना, इस तीसरे केस में क्या हो रहा है? वो रोटी नहीं लाता है, जैसे ही घंटी बजाती है कुत्ते के मुंह में क्या आ जाती है? लार आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सिद्धांत में ये चीज़ें आपको समझनी है कि जब सबसे पहले अपन क्या लाएं, इसमें 3 कंडीशन है। देखो, एक अनुबंधन से पूर्व। अनुबंधन से पूर्व की स्थिति में क्या करें? जैसे ही आप रोटी लाए, लार निकली। अनुबंधन के दौरान, यानी कि जब अनुबंधन स्थापित हो रहा है उस समय आप घंटी भी बजा रहे हैं, रोटी भी ला रहे हैं, तो लार निकल रही है। और अनुबंधन के पश्चात आप घंटी बजाओगे, घंटी बजाते ही लार निकल जाएगी। अब यहाँ पर 3 चीज़ें आपको सामने दिख रही होगी, यूसीएस, यूसीआर, सीएस और सीआर दिख रही है। इसका मतलब क्या है? देखो मैंने साइड में लिखा है यूसीएस। सबसे पहले देखो, एस का मतलब होता है स्टिमुलस, यानी कि उत्तेजक या उद्दीपक, और आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स।
है ना। तो जिसके पीछे एस लगा हुआ है वो तो है उद्दीपक, और जिसके पीछे आर लगा हुआ है वो अनुक्रिया, रेस्पॉन्स। इतना तो पता ही है। एस का मतलब स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक, और आर का मतलब रेस्पॉन्स या अनुक्रिया। अब जहाँ पे भी यू लगा हुआ है ना, जैसे यूसीएस, तो वो स्वाभाविक उद्दीपक है। स्वाभाविक मतलब वास्तविक उद्दीपक। वास्तविक का मतलब जो अनुक्रिया जिसके प्रति होनी चाहिए वो होता है वास्तविक। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रोटी की, तो रोटी क्या है, वास्तविक उद्दीपक है। लार जो निकल रही है वो किसकी वजह से निकलनी चाहिए, रोटी की वजह से, यानी कि वास्तविक जो उद्दीपक है वो क्या है, रोटी। ठीक है ना। और लार निकल किसकी वजह से रही है, रोटी की वजह से। तो ये जो अनुक्रिया हुई ये कैसी हुई, वास्तविक अनुक्रिया या स्वाभाविक अनुक्रिया। समझ गए मेरी बात को। यूसीएस यानी कि वास्तविक या स्वाभाविक उद्दीपक, और यूसीआर का मतलब वास्तविक या स्वाभाविक अनुक्रिया। सीएस का मतलब होता है अनुबंधित उद्दीपक। यहां पर घंटी क्या है, अनुबंधित उद्दीपक है। समझ गए। और यहां पर घंटी बजने से जो लार आई वो कैसी है, अनुबंधित अनुक्रिया है। क्यों है अनुबंधित, क्योंकि क्या घंटी बजने से उसके लार आई, आई तो सही, लेकिन वास्तव में लार किसकी वजह से आनी चाहिए, रोटी की वजह से। तो घंटी तो क्या है, एक अनुबंधित उद्दीपक है ना। तो अनुबंधित उद्दीपक को देख करके अगर उसका रेस्पॉन्स आ रहा है तो वो जो रेस्पॉन्स होगा या अनुक्रिया होगी वो भी कैसी होगी, अनुबंधित अनुक्रिया होगी। इस चीज़ को समझ पा रहे हो आप। बहुत आसान है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कुत्ते के मुंह में लार आ रही है, वो किसको देख के आ रही है, रोटी को देख के आ रही है। तो रोटी तो वास्तविक उद्दीपक है ही भाई, है ना। लार आनी भी किसकी वजह से चाहिए, रोटी की वजह से। तो वास्तविक उद्दीपक की वजह से अगर लार आ रही है तो वो भी कैसा, स्वाभाविक या वास्तविक अनुक्रिया हो जाएगी। और घंटी की वजह से लार आ रही है तो वो फिर अनुबंधित अनुक्रिया हो जाएगी, क्योंकि घंटी भी क्या है, एक अनुबंधित उद्दीपक है। समझ गए। तो ये पूरा का पूरा सिद्धांत है जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। अब इसके अंदर कुछ टर्म आती है, कुछ टर्म्स आती है जिनको आपको ध्यान रखना है। विलोपन क्या होता है, विलोपन क्या होता है, अनुबंधन के पश्चात एक लंबे समय तक स्वाभाविक उद्दीपक ना प्रस्तुत करने पर अनुबंधित अनुक्रिया बंद हो जाना। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहे हैं कि अब उस कुत्ते को 20 दिन पहले घंटी बजाई रोटी दी, घंटी बजाई रोटी दी। अब उसको क्या किया, 21वें दिन उसको घंटी बजाई रोटी नहीं लाए, लार निकाल दी उसने। 22वें दिन फिर घंटी बजाई रोटी नहीं लाई, नार निकल गई। लेकिन कितना करता रहेगा वो बेचारा, 5 दिन 7 दिन। उसके बाद तो उसको पता चलेगा कि ये हमें क्या बना रहा है, मूर्ख बना रहा है, चलेगा ना। तो कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा। इसे ही कहते हैं विलोपन। यानी कि आप वास्तविक उद्दीपक दे ही नहीं रहे हो, केवल और केवल अनुबंधित उद्दीपक ही दे रहे हो, और आप सोच रहे हो कि अनुक्रिया होती रहेगी, ऐसा नहीं है ना। एक समय के बाद वो क्या हो जाएगी, अनुक्रिया करना बंद कर देगा। अनुबंधन के पश्चात यानी कि अनुबंधन स्थापित हो गया, घंटी बजने से लार आने लग गई, लेकिन एक समय, लंबे समय के बाद भी आप स्वाभाविक उद्दीपक ना दे रहे हो, यानी कि रोटी नहीं दे रहे हो, केवल घंटी बजा रहे हो, तो एक दिन उसको समझ में आ जाएगा ये मूर्ख बना रहा है। समझ गए। इसे कहते हैं विलोपन। एक होता है उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है, उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है, समान या मिलते जुलते उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया दर्शाना, है ना। मिलते जुलते उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया दर्शाना, उसको अपन कहते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। जैसे मैं अगर कहूं आप बाइक चला रहे थे, ठीक है ना, और आप बाइक से गिर गए, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा ना हो, लेकिन मान ले आप बाइक चलाते हो और बाइक से आप गिर गए, तो अब आपको केवल उस बाइक से ही डर नहीं लगेगा, सारी बाइक से डरने लगने लग जाएगा। इसे बोलते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण, यानी कि मिलते जुलते जितने भी उद्दीपक है ना उनके प्रति आप अनुक्रिया दर्शाने लग जाओगे। इसे कहते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। एक होता है उद्दीपक विभेदीकरण, यानी कि इसके अंदर आप मिलते जुलते जो उद्दीपक है उसमें अंतर कर पाओगे, ठीक है ना। ये होता है उद्दीपक विभेदीकरण। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, टर्म्स पूछी जा सकती है, ठीक है। अब एक बात आपको याद रखनी है कि पश्चगामी की तुलना में जो अग्रवर्ती अनुबंधन की प्रक्रिया है उसमें अनुबंधन की संभावना ज़्यादा होती है। अब पश्चगामी और अग्रवर्ती क्या होता है, अग्रवर्ती का मतलब होता है कि आपने पहले घंटी बजाई बाद में रोटी लाए, और पश्चगामी में क्या हो, पहले भोजन लाए बाद में घंटी बजाई। तो सिंपल सी बात है यार, अग्रवर्ती अनुबंधन में क्या होगा, पश्चगामी की तुलना में अग्रवर्ती अनुबंधन में अनुबंधन की संभावना ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि पहले घंटी बजा रहे हो बाद में रोटी ला रहे हो, इसका तो कोई सेंस ही बन रहा है। पहले भोजन दे दिया उसके बाद घंटी बजाओगे, उसका कोई सेंस बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। तो यही चीज़ यहाँ पे ये रहा है कि अग्रवर्ती अनुबंधन जो होगा उसमें संभावना ज़्यादा होती है अनुबंधन की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। और अग्रवर्ती में भी विलंबित अनुबंधन जो है वो सबसे जल्दी होगा।
विलंबित अनुबंधन। क्या होता है विलंबित अनुबंधन? इसमें आपने घंटी बजानी शुरू की, उसके बीच में रोटी ला रहे हो और रोटी भी उसने खा ली और लास्ट तक घंटी बज रही है, इसको कहते हैं विलंबित अनुबंधन। ठीक है ना। तो ये अलग अलग तरीके के प्रोसेस होते हैं। अपन को बस इतना ध्यान रखना है कि एक अग्रवर्ती अनुबंधन है, एक पश्चगामी अनुबंधन है। कौन से में सबसे तेजी अनुबंधन होगा, सबसे ज्यादा अनुबंधन होगा? अग्रवर्ती वाले में। और अग्रवर्ती में भी कौन से में होगा? विलंबित में। क्लियर? बस ये हो गया पावलोव। पावलोव कंप्लीट। एक बार फिर से बताऊं, पावलोव रूसी वैज्ञानिक है, रूसी मनोवैज्ञानिक है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया, परंपरागत अनुबंधन या प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत दिया, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत दिया, या टाइप एस थ्योरी जो दी वो पावलोव की है। पावलोव ने किस पे प्रयोग किया? कुत्तों पर। कब किया? 1904 में। ठीक है। अनुबंधन से पहले क्या होता था? रोटी लाई, लार निकली, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक या वास्तविक उद्दीपक दिया, वास्तविक अनुक्रिया हुई। अनुबंधन के दौरान क्या होता है? आप घंटी बजाते हो, यानी कि जो अस्वाभाविक उद्दीपक या अपन कह सकते हैं अनुबंधित उद्दीपक दे रहे हो, और रोटी ला रहे हो, तो उससे भी जो अनुक्रिया होगी वो कैसी होगी? स्वाभाविक होगी, क्योंकि लार जो निकल रही है वो किसकी वजह से निकल रही है? रोटी की वजह से। लेकिन अगर आप लंबे समय तक लगातार 10 से 15 दिन जो है वो घंटी बजाते हो, फिर रोटी लाते हो, घंटी बजाते हो, फिर रोटी लाते हो, तो उसमें एक कॉम्बिनेशन बैठ जाता है। कुत्ते को लगता है यार जैसे ही घंटी बजती है रोटी आती है, मतलब अभी आज 21वें दिन घंटी बजी, उसके मुंह में लार आ जाएगी, क्योंकि उसको पता है घंटी बजती ही क्या आती है? रोटी आती है। इसे ही कहते हैं अनुबंधन स्थापित हो जाना, है ना। अब आप जो है वो जैसे ही घंटी बजाओगे कुत्ते के मुंह में क्या आ जाएगी? लार आ जाएगी। यानी कि अब उसने जो अनुक्रिया की वो कैसी है? अनुबंधित अनुक्रिया, क्योंकि आपने उद्दीपक कौन सा दिया? अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक कौन सा होता है? जो जैसे घंटी है। और वास्तविक उद्दीपक कौन सा होता है? जैसे रोटी है। अगर कुत्ते के मुंह में रोटी को देके लार निकल रही है तो वो वास्तविक अनुक्रिया, और घंटी को देके निकल रही है तो वो अस्वाभाविक या अनुबंधित अनुक्रिया। क्लियर? फिर विलोपन क्या होता है? उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है? उद्दीपक विभेदीकरण क्या होता है? ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूं? चलो, स्किनर में आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले जो स्किनर का जो सिद्धांत है उसका नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। और क्या क्या नाम है? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, या टाइप आर थ्योरी। जैसे पावलोव की टाइप एस थ्योरी और स्किनर की टाइप आर थ्योरी। याद रख लोगे? स्किनर का सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है। स्किनर क्या कहते हैं कि अधिगम जो है वो सक्रिय व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। अधिगम क्या होता है? सक्रिय व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो अधिगम है, ये स्किनर का मानना है। ठीक है। और दूसरी बात स्किनर कहते हैं कि अधिगम जो है वो इसको पुरस्कार और पुनर्बलन इसे शक्तिशाली बनाते हैं। पुरस्कार और पुनर्बलन ये दोनों ही चीजें क्या करते हैं? अधिगम को शक्तिशाली बनाते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा? ठीक है सर। अधिगम जो स्किनर ने अपना प्रयोग किया था वो किस पे किया? चूहों पर 1938 में और कबूतर पर 1943 में। ठीक है। ये सवाल आते हैं, ऐसे नहीं है कि सर चूहे कबूतर कर रहे हो, सवाल पूछे जाते हैं। जो भी इसके अंदर मैंने कहा ना लिखा है वो सारा का सारा क्या है? टू द पॉइंट है। ठीक है। तो स्किनर ने प्रयोग किस पे किया? चूहों पर और कबूतर पे। एक बार क्वेश्चन में उन्होंने दे दिया कि स्किनर ने अपना प्रयोग किस जंतु पर किया? ऑप्शन ए चूहा, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी कुत्ता। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यार चूहा भी है कबूतर भी है, टिक कौन सा लगाना, क्योंकि उन्होंने दोनों पे किया था। तो सवाल में उन्होंने लिखा था जानवर, और कबूतर आई थिंक जानवर नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता ना। तो कई बार वो ऐसे सवाल भी फंसा देता है। ठीक है। तो चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किया था स्किनर ने। इतनी बात याद रख लोगे? क्या याद रखोगे? स्किनर का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, टाइप आर थ्योरी, सक्रिय अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, साधनात्मक अनुबंधन। प्रयोग किस पे किया? चूहों और कबूतरों पर। स्किनर का मानना क्या है? अधिगम सक्रिय व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। अधिगम को कौन शक्तिशाली बनाता है? पुरस्कार और पुनर्बलन। अब इसके अंदर एक टर्म आई पुनर्बलन। तो अब अपन देख लेते हैं कि क्या होता है पुनर्बलन। देख लें पुनर्बलन क्या होता है। उद्दीपक व्यवहार जो वांछित अनुक्रिया को बढ़ाएं, यानी कि एक ऐसा उद्दीपक आपको दिया जाए जो वांछित अनुक्रिया को बढ़ाएं, है ना। वांछित मतलब जो आप चाहते हो, ऐसी अनुक्रिया की संभावना को क्या कर दे?
बढ़ा दे उसे कहते हैं पुनर्बलन। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊं, जैसे मैंने कह दिया कि अगर आप अच्छे नंबर लाओगे तो मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा, ठीक है। अगर आप लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन ले लोगे तो बहुत सारा ये चल ही रहा है अभी मामला, हम आपको ये देंगे, हम आपको थार, हम आपको आईफोन, हम आपको कैश प्राइज, हम आपको ये। तो ये क्या है, एक तरीके का पुनर्बलन है। समझ रहे हो मेरी बात को? पढ़ना तो आप चाहते ही हो, लैब असिस्टेंट तो आप बनना चाहते ही हो, तो वांछित अनुक्रिया तो है। ऐसे तो नहीं है कि आप लैब असिस्टेंट बनना ही नहीं चाहते हो, आप खुद चाहते हो, इसलिए वांछित अनुक्रिया तो है। लेकिन उसके ऊपर से आपको एक और उद्दीपक दे दिया तो उस वांछित अनुक्रिया की संभावना क्या हो गई, बढ़ गई। यानी कि एक तो आप पढ़ रहे हो और एक आपको किसी ने कह दिया हम आपको थार देंगे, आप लैब असिस्टेंट में पहली रैंक ले आओ, तो अब जो वांछित अनुक्रिया जो पहले थी उसकी संभावना क्या हो गई, बढ़ गई। बस वही पुनर्बलन है। अब ये दो तरीके का होता है, एक होता है धनात्मक जिसको सकारात्मक भी कह सकते हैं, और एक होता है ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन। धनात्मक मतलब किसी प्रिय वस्तु को पाने के लिए वांछित अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाना। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि किसी अध्यापक द्वारा यह कहना कि अगर आप कल के टेस्ट में अच्छे नंबर लाओगे तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा, एक बच्चे को यह कह दिया। तो गिफ्ट बच्चे के लिए क्या है, एक प्रिय वस्तु है। गिफ्ट बच्चे के लिए क्या है, प्रिय वस्तु। थार आपके लिए क्या है, प्रिय वस्तु। तो आप उस प्रिय वस्तु को पाने के लिए वांछित अनुक्रिया की संभावना को क्या करो दोगे, बढ़ा दोगे। आप अपनी तैयारी को क्या कर दोगे, जोरों शोरों से स्टार्ट कर दोगे। ये तो होता है धनात्मक पुनर्बलन, यानी कि कोई चीज आपको मिलेगी उसके बदले में, है ना, तो वांछित अनुक्रिया की संभावना आप बढ़ा देती हो। ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन में क्या होता है, कोई भी अप्रिय दुष्परिणामों से बचने के लिए आप वांछित अनुक्रिया को बढ़ा दोगे। अप्रिय दुष्परिणाम मतलब ये कि कोई चीज ऐसी है जो आप नहीं चाहते कि वो हो, है ना, तो वो उसको कम करने के लिए, उससे बचने के लिए आप वांछित अनुक्रिया को बढ़ा देंगे। जैसे कक्षा में अध्यापक ये कहे कि अगर तू कल अच्छा नंबर नहीं लाया तो तेरे पापा को फोन करूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर तू अच्छा नंबर, यहां पे तो क्या कहा, यहां पे तो ये कहा कि अगर तू कल अच्छे नंबर लाया तो तेरे को मैं क्या दूंगा, गिफ्ट दूंगा। तो यहां पे वो कुछ ऐसी चीज दे रहा है जो बच्चे को प्रिय है, और यहां पे वो क्या कह रहा है कि अगर तू कल अच्छे नंबर नहीं लाया तो तेरे पापा को फोन करूंगा। मतलब कि यहां पे भी नंबर की बात है, यहां पे वो उसको कुछ दे रहा है, यहां पे वो क्या कर रहा है, कुछ अप्रिय है जो बच्चा नहीं चाहता कि यार ऐसा कुछ हो, उस चीज को उससे क्या किया जाता है, नकारात्मक रूप से पुनर्बलन किया जाता है। तो अब वो पापा के फोन से बचने के लिए, घर पे शिकायत से बचने के लिए क्या करेगा, पढ़ेगा। समझ गए मेरी बात को? तो ये होता है बस नकारात्मक और सकारात्मक का अंतर, समझ गए। अब एक होता है प्राथमिक पुनर्बलन। प्राथमिक पुनर्बलन क्या होता है, जो जैविक रूप से आवश्यक होते हैं, है ना, शारीरिक रूप से, जैविक रूप से जो अनिवार्य होते हैं वो प्राथमिक होते हैं। जैसे कि भोजन है, पानी है, इनके बिना आपकी जिंदगी नहीं है, तो ये होते हैं प्राथमिक पुनर्बलन। द्वितीयक पुनर्बलन क्या होते हैं, जो मनुष्यों की आवश्यकताओं के लिए होते हैं, जैसे कि धन, प्रशंसा। भाई अगर मैं आपकी प्रशंसा नहीं करूंगी तो क्या आप मर जाओगे, क्या आप जीवन यापन नहीं कर पाओगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन वो आपकी क्या है, सामाजिक आवश्यकता। तो सामाजिक आवश्यकताओं के लिए या मनुष्यों की आवश्यकताओं के लिए जो पुनर्बलन होते हैं वो द्वितीयक पुनर्बलन, और जो जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई उसके बिना जीवन भी संभव नहीं है, जैविक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, भोजन पानी, वो प्राथमिक पुनर्बलन। क्लियर? पुनर्बलन का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं बताओ? चलो फिर आगे बढ़े। अब हमारे सामने आती है पुनर्बलन अनुसूची। पुनर्बलन अनुसूची, पुनर्बलन देखो दो तरीके से दिया जा सकता है, एक तो सतत और एक आंशिक। पुनर्बलन अपन दो तरीके से दे सकते हैं, एक तो सतत पुनर्बलन और एक आंशिक पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन क्या होता है, सतत पुनर्बलन क्या होता है, प्रत्येक अनुक्रिया के बाद में पुनर्बलन देना। और आंशिक क्या होता है, एक अंतराल के बाद पुनर्बलन देना। ज्यादा प्रभावी कौन सा हुआ, आंशिक वाला। आंशिक पुनर्बलन ज्यादा प्रभावी होता है सतत पुनर्बलन की तुलना में। क्यों? जैसे कि आपको क्लास के अंदर कोई टीचर पढ़ा रहा है और वो क्वेश्चन पूछ रहा है, मान लो आज वो क्लास में सवाल पूछेगा और हर सवाल के बाद वो शाबाशी दे रहा है, तो वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगा। इसकी बजाय वो अगर एक रेंडमली कहीं पे भी 5-7 सवालों के बाद एक बच्चे को शाबाशी दे तो यार लगेगा कि अब मैं भी अच्छा जवाब दूंगा, मेरे शाबाशी मिलेगी। नहीं तो वो अगर हर ही सवाल में शाबाशी दे रहा है तो फिर वो बच्चों में क्या हो जाता है, जोश खत्म हो जाता है ना। तो सतत पुनर्बलन की तुलना में आंशिक पुनर्बलन क्या होता है, ज़्यादा प्रभावी होता है। सतत क्या होता है, प्रत्येक अनुक्रिया के बाद,
हर प्रश्न के बाद आंसर मिलने के बाद वो क्या कर रहा है, पुनर्बलन दे रहा है। और एक आंशिक पुनर्बलन कोई फिक्स नहीं है, वो 3 4 5 सवालों के बाद पुनर्बलन दे रहा है, नहीं, एक अंतराल सेट कर दिया उसने बीच में। ठीक है, अब ये जो अंतराल है ना, ये अंतराल दो तरीके से हो सकता है, वो समय का अंतराल ले सकता है, वो अनुपात में अंतराल ले सकता है ना। आंशिक पुनर्बलन में जो अंतराल लेता है वो समय का ले सकता है और अनुपात का ले सकता है, समय का ले सकता है, अनुपात का ले सकता है। समय में भी एक निश्चित समय का अंतराल ले सकता है, निश्चित समय का मतलब प्रत्येक 5 मिनट के बाद पुनर्बलन दे, है ना। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रत्येक 5 मिनट के बाद जो भी सवाल आएगा उस पर उसको पुनर्बलित करेगा, तो ये एक समय का अंतराल हो गया और कैसा हो गया, निश्चित हो गया कि भाई 5 मिनट के बाद जो भी सवाल आएगा उस पर हम आपको पुनर्बलित करेंगे, एक गिफ्ट देंगे। ठीक है, एक होता है परिवर्तीय अंतराल। परिवर्तीय का मतलब टाइम फिक्स नहीं है, यहाँ पे तो 5 मिनट फिक्स कर दिया, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, 5 मिनट के बाद भी दे सकता है, 6 के बाद भी, 7 के बाद भी, 12 के बाद, सीधा 30 के बाद, तो यहाँ पे कोई भी जो है वो टाइम फिक्स नहीं होता है, परिवर्तीय होता है। परिवर्तीय मतलब कुछ भी फिक्स नहीं होता है, वो होता है परिवर्तीय अंतराल। या फिर आप समय जो है वो सेट ना करके अनुपात के आधार पर अंतराल कर लो। अनुपात के आधार पर कैसे, इसमें भी दो तरीके वही हो जाएंगे, एक निश्चित अनुपात, एक परिवर्तीय अनुपात। निश्चित अनुपात का मतलब प्रत्येक 10वां प्रश्न इनामी हो, है ना, प्रत्येक 10वां सवाल। अब यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं है, क्या यहाँ पे क्या कहा 5 मिनट, यहाँ पे क्या कहा 10वां प्रश्न, तो यहाँ पे एक अंतराल आ गया, सॉरी अनुपात आ गया कि हर 10वां प्रश्न क्या होगा, इनामी प्रश्न होगा। और परिवर्तीय में क्या हो गया, फिक्स नहीं है, कोई भी प्रश्न क्या हो सकता है, इनामी हो सकता है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, छठा हो गया, नमा हो गया, 13, उसके बाद 18वां, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो होता है वो परिवर्तीय अनुपात होता है। अब आप कहेंगे सर इसमें सबसे अच्छा कौन सा होता है, जैसे सतत और आंशिक में तो आपने बता दिया आंशिक होता है ज़्यादा प्रभावी। आंशिक में सबसे बढ़िया कौन सा होता है, तो आंशिक में सबसे बढ़िया होता है समय और अनुपात में देखे तो अनुपात वाला। समझ गए मेरी बात को भाई, सतत और आंशिक में तो आंशिक सबसे बढ़िया हो गया। अब आंशिक में समय और अनुपात में देखें तो अनुपात वाला सबसे बढ़िया हो जाएगा, और निश्चित और परिवर्तीय में देखें तो परिवर्तीय वाला सबसे बढ़िया हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से देखें तो जो परिवर्तीय अनुपात होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रभावशाली होता है। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि समय और अनुपात में अनुपात, निश्चित और परिवर्तीय में परिवर्तीय का संबंध शक्तिशाली होता है। यही बात मैंने बताई है। तो सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा हो गया, परिवर्तीय अनुपात। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा हो गया, परिवर्तीय अनुपात। क्लियर। चलो अब एक वाटसन का प्रयोग भी आता है इसके अंदर, आपको पढ़ना है। वाटसन वही व्यक्ति हैं जिसको व्यवहारवाद के जनक कहा जाता है। वाटसन को व्यवहारवाद के जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। एक 11 माह का बच्चा था, उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। तो इसको याद रखना, वाटसन ने जो प्रयोग किया था उसका नाम है लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। और वाटसन का एक कथन बहुत फेमस है, इन्होंने कहा था कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दीजिए, मैं उन्हें जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। ये कथन बहुत फेमस चलता है, तो याद रख लेना इस चीज़ को, मुझे आप 1 दर्जन बच्चे दे, मैं उन्हें जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। ये कथन है वाटसन का, व्यवहारवादी के जनक। ठीक है, अब एक पुनर्बलन से ही मिलता जुलता शब्द आता है दंड। पुनर्बलन से मिलता जुलता शब्द आता है दंड। दंड क्या होता है, एक उद्दीपक व्यवहार जो व्यक्ति की अवांछित अनुक्रिया को घटाए। अब पुनर्बलन को इसको कंपेयर करके पढ़ना। पुनर्बलन में क्या था, एक उद्दीपक व्यवहार जो वांछित अनुक्रिया को बढ़ाएं, यानी कि जो काम की बातें उसको बढ़ाएं। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अवांछित अनुक्रिया को घटाने का काम कर रहा है। यानी कि जो अवांछित है, जो काम नहीं करना चाहिए और वो भी आप कर रहे हो, तो उसको कम करने के लिए, उसको घटाने के लिए जो उद्दीपक आपको दिया जाता है वो होता है दंड। ये भी 2 तरीके का होता है, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। धनात्मक क्या होता है, धनात्मक में क्या होता है कि आपको कोई पीड़ादायी उद्दीपक मिलने से आप अवांछित अनुक्रिया को घटा दोगे। भाई इसके अंदर दंड क्यों दिया जाता है, ताकि आप अवांछित अनुक्रिया घटाओ, अवांछित अनुक्रिया घटाओ। अब दंड भी 2 तरीके से दे सकते हैं, एक तो धनात्मक, एक ऋणात्मक। धनात्मक में क्या होगा, आपको कोई पीड़ादायी उद्दीपक मिल रहा है, इसकी वजह से आप अवांछित अनुक्रिया को घटा दोगे। कैसे सर, जैसे कि अगर आप बदमाशी कर रहे हो तो शिक्षक आपको पीटेगा, है ना। अगर आपने क्लास में बदमाशी की तो शिक्षक आपको पीटेगा। भाई बदमाशी नहीं करना चाहिए, बदमाशी क्या है, एक अवांछित क्रिया है, इसको कम करना चाहते हैं। उद्दीपक कौन सा दिया, पीटना। तो पीटना आपको क्या लगेगी, है, चितड़े क्या कहते हैं ऊपर आ जाएंगे, तो फिर ये एक पीड़ादायी उद्दीपक हुआ, है ना, पीड़ादायी उद्दीपक हुआ। अब उस मार से बचने के लिए आप क्या करेंगे, बदमाशी करना कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा धनात्मक। यानी कि कोई चीज़ आपको मिल रही है
और वो बहुत पीड़ादायी आपके लिए, इसलिए आप वो अवांछित अनुक्रिया करना कम कर दोगे। ऋणात्मक में क्या होगा, कोई आपके सुखदायी उद्दीपक आपको छीन लिया जाता है। यहाँ पे तो क्या होता है, दुखदायी तो देते हैं और सुखदायी छीन लेते हैं। तो सुखदायी अगर छीन लिया तो आप अवांछित अनुक्रिया को घटा लोगे। जैसे कि आपको घर पे छोटे थे तो आपको मम्मी कहती थी कि पहले होमवर्क कर, नहीं तो टीवी नहीं देखने दूंगी। तो होमवर्क, अब होमवर्क करना कोई अवांछित नहीं है, लेकिन बच्चे की दृष्टि से क्या है, अवांछित। उसको लगता है यार होमवर्क भी कोई करने की चीज़ होती है, बहुत बेकार काम है ना। लेकिन वो उसको क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा टीवी नहीं देखने देंगे, है ना। टीवी उसकी क्या है, सुखदायी उद्दीपक, है ना। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, उसको पीड़ादायी उद्दीपक दिया जाता है और यहाँ पर उससे सुखदायी उद्दीपक छीन लिया जाता है। दोनों में अंतर समझना है इस चीज़ को, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें पुनर्बलन, धनात्मक ऋणात्मक, दंड धनात्मक ऋणात्मक, इसके आपको वो सामने आपके एग्जाम्पल दे देगा, है ना। कोई जरूरी नहीं है ऐसा सवाल बने, वो आपके सामने एग्जाम्पल देगा। आप अंतर कर पाने चाहिए कि अच्छा ये क्या चीज़ हो रही है। यहाँ पे वांछित अनुक्रिया कम कर रहे हैं कि अवांछित अनुक्रिया, सॉरी वांछित अनुक्रिया को बढ़ा रहे हैं तो पुनर्बलन होगा, अवांछित अनुक्रिया कम कर रहे हैं तो दंड होगा। अब उसके अंदर भी देखना है कि क्या चीज़ दे रहे हैं, कि क्या चीज़ मार रहे हैं, कि उससे कुछ छीन रहे हैं, उसके हिसाब से धनात्मक ऋणात्मक आंसर जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। चलो फिर नेक्स्ट, इसके अंदर स्किनर के सिद्धांत के अंदर कुछ चीज़ें आती है। इसके अंदर एक चीज़ अपन को देखने को मिलती है, प्रीमेक सिद्धांत। प्रीमेक सिद्धांत जिसको अपन दादी माँ का नियम भी कहते हैं। क्या होता है, इसमें किसी अवांछित कार्य बच्चे की दृष्टि से उसको करवाने हेतु वांछित कार्य को पुनर्बलन के रूप में दिया जाता है। वही बात टीवी वाली बात अपन कह सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, अवांछित कार्य को करवाने के लिए, जैसे कि बच्चे को होमवर्क करवाना है, ये अवांछित कार्य बच्चे की दृष्टि से, होमवर्क करना बच्चे की दृष्टि से क्या है, अवांछित है। उसको कराने के लिए बच्चे की दृष्टि से कोई वांछित कार्य को पुनर्बलन के रूप में दे दिया जाता है। ठीक है, तो वो हो जाता है प्रीमेक सिद्धांत। क्लियर। फिर एक आता है शेपिंग या आकृतिकरण। ये क्या होता है, शेपिंग या आकृतिकरण क्या होता है, पुनर्बलन की वह प्रक्रिया जिसमें वांछित अनुक्रिया के निकट की सभी अनुक्रिया को पुनर्बलित किया जाए। कैसे, जैसे कि आप जब छोटे थे क्या लिखना सीख रहे थे, है ना, पहली बार जब गए तो पहली बार आपने लाइन यूं खींची, फिर आपने यूं खींची, है ना, तो शिक्षक क्या कहता है, शाबाश शाबाश, फिर आपने यूं बनाया, शिक्षक वाह बहुत बढ़िया, फिर आपने यूं बनाया, है ना, क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो हर अनुक्रिया को वो क्या कर रहा है, पुनर्बलित कर रहा है, ताकि आप क्या कर लो, जो वांछित अनुक्रिया है वो सीख लो। तो पुनर्बलन की वह प्रक्रिया जिसमें वांछित अनुक्रिया के निकट की जितने भी अनुक्रिया है उन सबको पुनर्बलित किया जाता है ना। शिक्षक कहता है चलो बेटा इसको थोड़ा इधर कर दो, हाँ हाँ इसको ऐसे कर दो, बस समझे मेरी बात को। तो यहाँ पर ये सारी की सारी जो अनुक्रिया है वो आपकी क्या हो जाएगी, शेपिंग हो जाएगी। ठीक है, आकृतिकरण। फिर आता है चेनिंग, वह पुनर्बलन प्रक्रिया जिसमें किसी व्यवहार को अनुक्रिया उद्दीपक की छोटी छोटी श्रृंखलाओं में तोड़ दिया जाता है, जहां अंतिम श्रृंखला तक पहुंच करके उसे क्या दिया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है। इसे कहते हैं चेनिंग। चेनिंग में क्या होता है, पुनर्बलन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पूरे व्यवहार को अनुक्रिया को छोटी छोटी श्रृंखलाओं में तोड़ देंगे और फिर लास्ट में जब आप काम करना सीख लोगे तो आपको पुनर्बलन देंगे, है ना। जैसे कि जब आप छोटे थे स्कूल से घर आते थे तो आप क्या करते थे, फटाक से बैग फेंका और खाना खाने बैठ गए। फिर मम्मी आपको सिखाती थी कि नहीं बेटा पहले क्या करना है, सूज को सही जगह उस रेक में रखना है, ठीक है। फिर क्या करना है, हैंड वॉश करना है, बढ़िया तरीके से हैंड वॉश करना है। फिर क्या करना है, तौलिए से हाथ पोंछना है। फिर क्या करना है, खाना खाना है। तो ये इन्होंने क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। और जब तुम 4 5 10 दिन 15 दिन के बाद वो चीज़ें सीख ली तो उस बाद में आपको पुनर्बलित कर दिया कि शाबाश, है ना। एक दिन आप अपने आप सीख गए, अपने आप स्कूल से आए, जूते सही रखे, हाथ धोए, पोंछे और फिर खाना खाने बैठे। तो वो एक चेन के माध्यम से आपको चीज़ें सिखा दी, वो चेनिंग हो गई। क्लियर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है शेपिंग या आकृतिकरण कौन से सिद्धांत से संबंधित है, स्किनर के सिद्धांत से। चेनिंग कौन से सिद्धांत से संबंधित है, स्किनर के सिद्धांत से। विलोपन किससे संबंधित है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला जो सिद्धांत है वो है क्लार्क हल का। 3 सिद्धांत अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अगला जो सिद्धांत है वो है क्लार्क हल का। ठीक है, क्लार्क हल का जो सिद्धांत है वो है गणितीय सिद्धांत। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, गणितीय सिद्धांत या सबलीकरण का सिद्धांत या परिकल्पित निगमनात्मक सिद्धांत, आवश्यकता आकलन सिद्धांत, प्रेरणा प्रबलन सिद्धांत, अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत।
अब इतने नाम हैं, कैसे रटोगे मुझे नहीं पता, लेकिन रटने पड़ेंगे। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या कहते हैं, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, हल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया आवश्यकता की पूर्ति करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हल के अनुसार अधिगम क्या है, आवश्यकता की पूर्ति करना। ये कहते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें फालतू है। अधिगम का मतलब है आपको कोई चीज़ चाहिए तब आप वो चीज़ सीखोगे, आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीखोगे। यानी कि आपको पैसे चाहिए, आपको जॉब चाहिए, इसलिए आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, इसलिए आप मनोविज्ञान सीख रहे हो। अगर आपको लैब असिस्टेंट की तैयारी नहीं करनी होती, आप ऑलरेडी जॉब में होते, तो क्या आप मनोविज्ञान सीखते, क्या आप अधिगम करते? नहीं करते। यानी कि इनका कहने का मतलब कोई भी चीज़ की आपको आवश्यकता होगी तभी आप सीखोगे। ठीक है, तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या होता है, अधिगम होता है। ठीक है, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने अपनी एक पुस्तक है 1943 में जो आई थी, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। पुस्तक का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। इस पुस्तक में जो है वो इन्होंने ये सिद्धांत दिया, और ये सर्वाधिक जो विकसित हुआ एक पुस्तक इन्हीं की नाम है, जिसका ए बिहेवियर सिस्टम। दो पुस्तकें इसकी, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर एंड ए बिहेवियर सिस्टम। प्रयोग इन्होंने किस पे किया था, चूहों पर। गणितीय सिद्धांत है, गणितज्ञ थे तो ये क्या करते थे, गणित के सूत्र भी देंगे भाई साहब, गणितज्ञ है तो कैसे भूल सकते हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, B इज इक्वल टू डी इंटू एच। बिहेवियर इज इक्वल टू ड्राइव इंटू हैबिट। बिहेवियर यानी कि व्यवहार, ड्राइव यानी कि चालक, और हैबिट यानी आदत। ठीक है, तो ये क्लार्क हल के बारे में इतनी बातें याद रखनी है। सिद्धांत कौन सा है, गणितीय सिद्धांत। ठीक है, क्यों होता है अधिगम, आवश्यकता की पूर्ति के लिए। पुस्तक का नाम प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, कब आई, 1943। प्रयोग किस पे किया, चूहों पर। फॉर्मूला क्या था, B इज इक्वल टू डी इंटू एच। क्लार्क हल कंप्लीट। आ गया समझ में? चलो फिर नेक्स्ट, ये सारे के सारे अपने क्या हो गए, ये तो संज्ञानात्मक सिद्धांत आ गए। गुथरी का सिद्धांत कहाँ गया, 5 थे ना, अभी तो 4 ही हुए अपने। चलो गुथरी का सिद्धांत यहाँ पे बीच में रह गया, अपन इसको लिख लेते हैं थोड़ा बहुत, वैसे लिखने के लिए मेरे पास ज़्यादा है नहीं। गुथरी का जो सिद्धांत है ना, गुथरी का, उसको समीपता अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। समीपता अनुबंधन का सिद्धांत, या फिर सामीप्य अनुबंधन सिद्धांत कह सकते हैं, या एक दूसरा नाम है इसका प्रतिस्थापन सिद्धांत। प्रतिस्थापन सिद्धांत। ठीक है, एक ये जो सिद्धांत है ना, इसको अपन ये कह सकते हैं एकल प्रयास का सिद्धांत। एकल प्रयास का सिद्धांत या प्रथम सफल प्रयास का सिद्धांत। प्रथम सफल प्रयास का सिद्धांत। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे गुथरी के सिद्धांत के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। समीपता अनुबंधन या सामीप्य संबंध का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, एकल प्रयास का सिद्धांत या प्रथम सफल प्रयास का सिद्धांत। गुथरी ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था ना, वो किया था, एक 3 वर्षीय बच्चा था, 3 वर्षीय, दिख रहा है ना आपको, 3 वर्षीय पीटर बच्चे का नाम था, और खरगोश, एक खरगोश है, उस पर ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये गुथरी के बारे में बस 2 बातें ध्यान रखनी, एक तो इनके जितने भी सिद्धांत हैं उनके नाम, और एक इन्होंने जो प्रयोग किया था वो एक 3 वर्षीय बच्चा था पीटर, और एक खरगोश, उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, रख लोगे याद इसको? चलो फिर ठीक है। नेक्स्ट अपना जो आ जाता है वो आ जाता है गेस्टाल्टवाद। अब गेस्टाल्टवाद का मतलब होता है, देखो सबसे पहले गेस्टाल्ट जो है ना, ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट किसका शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है पूर्णाकार या समग्राकृति, या पूर्ण या समग्र अपन कह सकते हैं। ठीक है, गेस्टाल्टवाद के जो प्रतिपादक है, इसमें मुख्य प्रतिपादक है मैक्स वर्दिमर। इसके अलावा इसके समर्थक में भी 2-4 नाम है, कुर्ट लेविन, कोहलर, कोफका। ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर कोहलर का एक सिद्धांत आता है जिसको अपन कहते हैं सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर के सिद्धांत का नाम है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और कोहलर का ये जो सिद्धांत आया ना, ये मेंटेलिटी ऑफ एपीज नामक एक पुस्तक है, उसमें प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना, मेंटेलिटी ऑफ एपीज। कोहलर ने जो अपने प्रयोग किए थे वो किए थे बंदरों पर, चिंपांजी जो होते हैं ना उनके ऊपर, कैनरी द्वीप पर, कैनरी द्वीप पर बंदरों के ऊपर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए और सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। ठीक है, सूझ क्या होती है, सूझ क्या होती है ना, ये सिद्धांत का नाम है ना सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो सूझ का मतलब होता है अचानक से कोई चीज़ उत्पन्न होना,
है ना। किसी परिस्थिति का आकस्मिक या तात्कालिक रूप से समाधान अचानक से आती है सूझ, है ना, एकदम से अपन को नहीं लगता रे हाँ ये, है ना, इस प्रकार की जो चीज़ें होती है उसको कहते हैं सूझ। सूझ से दक्षता और निपुणता आती है, सूझ स्थायी होती है। ये सूझ के बारे में कुछ विशेषता हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सूझ आयु और अनुभव से भी प्रभावित होती है ना। हर किसी को हर जैसी सूझ नहीं आ सकती, है ना, आयु का भी फर्क पड़ता है, अनुभव का भी फर्क पड़ता है। सूझ का स्थानांतरण हो सकता है, ट्रांसफर हो सकती है। सूझ यांत्रिक ना होकर के संज्ञानात्मक होती है, यानी कि दिमाग का खेल होता है। कॉलर ने इसे यूरेका यानी कि मैंने खोज लिया कहा था। कॉलर ने इसको क्या नाम दिया था सूझ को? यूरेका। यूरेका यूरेका, मैंने खोज लिया, मैंने खोज लिया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कॉलर के बारे में। मुख्य जो बात ये आपको याद रखनी है, इतनी सी याद रखनी है कि कॉलर ने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया और इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो कैनरी द्वीप पर बंदरों पर किए थे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट आ गया बांडुरा का सिद्धांत। बांडुरा कहाँ का था? कनाडा, है ना, सारे अलग अलग देशों से ही थे। बांडुरा कनाडा का था। बांडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया, जिसको अपन प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत या अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन आ गया, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? बांडुरा ने। बांडुरा ने एक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत फेमस है, जिसका नाम है बोब डोल एक्सपेरिमेंट। तो बोब डोल एक्सपेरिमेंट किसका है? बांडुरा का, याद रख लोगे। लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट किसका है? वॉटसन का। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वॉटसन। एक जीवित जोकर भी किया था इन्होंने, लेकिन बोब डोल एक्सपेरिमेंट काफी फेमस है, ठीक है ना। बांडुरा ने कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। क्या होता है सामाजिक अधिगम? परिस्थितियों में किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का प्रेक्षण करते हुए अनुक्रिया करना क्या होता है? सामाजिक अधिगम। यानी कि दूसरे को देख के सीखना, दूसरा जो भी व्यवहार कर रहा है उसका प्रेक्षण करना, यानी कि उसको निरीक्षण अच्छे तरीके से अवलोकन करना और फिर उसके बाद वैसी अनुक्रिया दर्शाना। तो इसे कहते हैं सामाजिक अधिगम। समाज से उसने सीखा है, समाज का अनुकरण करके चीज़ों को सीखा है, ठीक है। तो परिस्थितियों में किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का प्रेक्षण करते हुए उन्हीं अनुक्रियाओं को दोहराना क्या कहलाता है? सामाजिक अधिगम। इसे मॉडलिंग कहते हैं। मॉडलिंग सिद्धांत का मतलब क्या होता है? मतलब अधिगम का आधार अनुकरण होता है। अनुकरण मतलब दूसरों को देख करके सीखना, उसे अनुकरण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बांडुरा ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया था उसके चरण, 4 चरण हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहला चरण होता है अवधान। पहला चरण कौन सा होता है? अवधान। दूसरा चरण होता है स्मृति धारण, मेमोरी रिटेंशिप। तीसरा होता है अनुकरण या पुनः प्रस्तुतिकरण और चौथा होता है पुनर्बलन या अभिप्रेरणा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये नाम आपको ध्यान रखने। बांडुरा के अधिगम के चरण आपसे पूछ ले तो अवधान, स्मृति धारण, अनुकरण और पुनर्बलन रख लोगे याद, बहुत बढ़िया। अगला अपना वैज्ञानिक है टॉलमैन। टॉलमैन का जो सिद्धांत है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि टॉलमैन का जो सिद्धांत है उसका नाम है चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत या प्रतीक सिद्धांत या उद्देश्य सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत या अव्यक्त या गुप्त अधिगम का सिद्धांत या मानसिक मानचित्र का सिद्धांत, ये सारे टॉलमैन के सिद्धांत हैं। मतलब एक ही सिद्धांत है, उसके अलग अलग नाम है। और टॉलमैन का जो सिद्धांत है ना, ये व्यवहारवाद और समग्रवाद का मिश्रण है। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आ जाती है कि कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का मिश्रित सिद्धांत है, तो वो टॉलमैन का चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत हो जाएगा। नाम कौन कौन से याद रखने हैं? सारे ही रखने हैं। चिन्ह पूर्णाकार या प्रतीक, अव्यक्त या गुप्त अधिगम और मानसिक मानचित्रण का सिद्धांत। इन्होंने भी चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था भूल भुलैया के अंदर, ठीक है ना। 2 समूह बनाए थे चूहों के, ए और बी, और उन पर फिर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। तो टॉलमैन के बारे में 2 बातें याद रखनी। पहला तो सिद्धांत के नाम जितने भी है वो, फिर व्यवहारवाद और समग्रवाद का मिश्रित रूप, और फिर एक्सपेरिमेंट किया चूहों पर, ठीक है। फिर आता है डेविड आसुबेल। इसको अपन पढ़ चुके हैं ना डेविड आसुबेल को, वही है बस। डेविड आसुबेल का नाम अपन एक बार और देख लेते हैं। इन्होंने जो अधिगम का सिद्धांत दिया उसका नाम है सार्थक या अर्थपूर्ण अधिगम, अर्थपूर्ण सीखना। यह सिद्धांत किसका है? डेविड आसुबेल का, ठीक है। एक शब्द आता है आत्मसात्करण। क्या होता है आत्मसात्करण? पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने की प्रक्रिया। पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने की प्रक्रिया, उसको कहते हैं आत्मसात्करण। जैसे कि
अभी जैसे अपन जो भी गांव के प्रदेश मतलब यहाँ पे रहते हैं, तो अपन गांव में कैसी नॉर्मल टूटी होती है, ऊपर से ऐसे चालू किया पानी आया, ऐसा ही होता है। अब जैसे बड़े बड़े सिटी में आप जाओगे, वहाँ पे मॉल में जाओगे, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आप उसके नीचे हाथ रखोगे सेंसर लगे होते हैं, पानी आना शुरू। अब जैसे अपने जैसे आदमी पहली बार जब जाएंगे वॉशरूम वगैरह जाके आगे हाथ धोने हैं, अब उसके ऊपर कुछ लगा ही नहीं यार, उसको चालू कैसे करें, है ना, न घुमाने का है न उधर उधर करने का है ना। अपन ने तो यही, अपन को तो इतना ही पता है, हमारा पुराना ज्ञान तो यही है कि उसके ऊपर कुछ लगा होगा, उसको घुमाना है या फिर उसको इधर उधर करना है तो पानी आ जाएगा। वहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। तो अपन क्या करते थे, खड़े हो जाते थे एक साइड में और देखते थे कोई और दूसरा आ जाए वो क्या करता है। उसने क्या किया, सीधे ही नीचे हाथ किया, पानी स्टार्ट। फिर अपन के दिमाग में आया, अपन गए हाथ किए नीचे और पानी आ गया। तो अब अपन के दिमाग में एक नई चीज़ और भी क्या आ गई कि यार नल ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है। तो हमारा जो पुराना ज्ञान था उसके अंदर हमने नवीन ज्ञान जोड़ लिया, नल को एक और तरीके से चालू करने की तकनीक हमारे अंदर आ गई। इसे कहते हैं आत्मसात करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा है जेरोम ब्रूनर का संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। याद रखना इसको, जेरोम ब्रूनर का संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। ये याद रखना कि संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, जेरोम ब्रूनर ने। इन्होंने जो सिद्धांत दिया इसको 6 बिंदुओं में बांटा जा सकता है। कौन कौन से, अंतर्दर्शी चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन, अंतर्दर्शी चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन, यानी कि शिक्षकों को विश्लेषणात्मक के साथ साथ अंतर्दर्शी चिंतन को प्रोत्साहन देना चाहिए। विषय की संरचना, विषय की संरचना का मतलब होता है कि प्रत्येक विषय के अपने कुछ विशेष नियम होते हैं, कुछ विशेष कॉन्सेप्ट होते हैं, विशेष सूत्र होते हैं। उनको जाने बिना आप विषय की गहरी समझ नहीं ला सकते। तो हर विषय की क्या होते हैं, अपनी संरचना होती है। तीसरा होता है अन्वेषणात्मक अधिगम, अन्वेषणात्मक मतलब खोज के द्वारा सीखना। चौथा हो जाता है अधिगम की संबंधता, अधिगम की तत्परता और शिक्षार्थी स्वसक्रियता। ये 6 स्टेप है, आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। जेरोम ब्रूनर संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत 6 बिंदु में विभक्त किया। ये 6 पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए कि अंतर्दर्शी चिंतन बना विश्लेषणात्मक चिंतन, विषय की संरचना, अन्वेषणात्मक अधिगम, अधिगम की संबद्धता, अधिगम की तत्परता और शिक्षार्थी स्वसक्रियता। ठीक है, चलो ये हो गया जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। नेक्स्ट कुर्ट लेविन का सिद्धांत। कुर्ट लेविन का जो सिद्धांत है ना, इसको अपन क्षेत्र सिद्धांत, तलरूप सिद्धांत, वेक्टर सिद्धांत, सदिश सिद्धांत, क्षेत्र मनोविज्ञान सिद्धांत या जीवन दायरा सिद्धांत कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे नाम आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्र सिद्धांत या क्षेत्र मनोविज्ञान सिद्धांत, वेक्टर या सदिश एक ही बात है, तलरूप सिद्धांत या जीवन दायरा सिद्धांत। ये कुर्ट लेविन का है, याद रख लोगे, इजी है, कुछ भी नहीं है। क्षेत्र या वेक्टर और तलरूप, ये 3 मुख्य नाम आपको याद होने चाहिए। कुर्ट लेविन क्या कहते हैं, अधिगम कैसे होता है। इनके अनुसार अधिगम जो है वो व्यक्ति और वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। अधिगम क्या होता है, व्यक्ति और वातावरण के बीच अंतःक्रिया से व्यक्ति अपने आप सीख लेता है। इसे कहते हैं क्षेत्र सिद्धांत, यानी कि उसके जीवन के दायरे में जो भी आएगा, समाज, भाई बहन, परिवार, पड़ोसी, शिक्षक, जो भी उसे दिखेगा उससे वो क्या करेगा, अंतःक्रिया करेगा और उससे वो क्या करेगा, अधिगम कर लेगा। ये कुर्ट लेविन का सिद्धांत है। इन्होंने भी एक फॉर्मूला दिया था, L = F(P.E), है ना, डॉट प्रोडक्ट है P और E का, डॉट का मतलब गुणा के अंदर है, ये क्रॉस के अंदर। L का मतलब लर्निंग, F का मतलब होता है फील्ड, P का मतलब फिजियोलॉजिकल पर्सन, सॉरी फिजियोलॉजिकल लिख दिया गया, साइकोलॉजिकल कर लेना भाई इसको, साइकोलॉजिकल ना, फिजियोलॉजिकल हो गया, साइकोलॉजिकल कर लो, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल पर्सन P से और E से साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, है ना। तो ये फॉर्मूला है कुर्ट लेविन का, और सिद्धांत आपको बता ही दिया मैंने। अब क्षेत्र या जीवन दायरा होता है क्या है, क्षेत्र या जीवन दायरा का मतलब मानव का वह मनोवैज्ञानिक क्षेत्र जिसमें वह रहता है और भ्रमण करता है। यानी कुल मिलाकर के जैसे घर के अंदर वो रहता है, स्कूल के अंदर वो रहता है, और इसके अलावा जहाँ पे भी वो भ्रमण करता है, ग्राउंड में जाता है, इधर उधर दोस्तों के साथ जाता है, इधर उधर भटकता रहता है। तो जो भी क्षेत्र जो वो अपने आसपास का घेरता है, जहाँ पे रहता है, वो सारा का सारा क्षेत्र सिद्धांत है। और उसी से वो क्या करता है, फिर संपर्क बनाता है और चीज़ों को सीखता है, अधिगम करता है। ठीक है। एक होता है तलरूप, तलरूप क्या होता है, टोपोलॉजी,
इंग्लिश में इसको कहते हैं। तलरूप एक गणितीय शब्द है, यानी कि आकृतियों के चिन्ह के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता था, है ना। तो गणितीय शब्द है जिसका प्रयोग आकृतियों के लिए किया जाता है। ये उद्देश्य और उसकी प्राप्ति में जितनी भी बाधा आई है उसके संदर्भ में व्यक्ति की स्थितियों को स्पष्ट करता है। उद्देश्य को प्राप्त करने में जो भी बाधाएं आई हैं वो उस समय व्यक्ति की क्या क्या स्थिति बनी, क्या क्या उसके मतलब अपन कह सकते हैं मुंह की आकृति बनी, उन चीज़ों को स्पष्ट करता है तल रूप। और सदिश और कृष्ण वेक्टर क्या होता है, भौतिक विज्ञान मैकेनिक्स के कुछ वर्ड है, ठीक है। तो ये कुर्ट लेविन का सिद्धांत, जिसके अंदर कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं अपन कार्ल रोजर्स का सिद्धांत और मैस्लो का सिद्धांत। ये दोनों के दोनों मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है। व्यवहारवादी और संज्ञानात्मकवादी अपन ने पढ़ लिया। अब दो ही बचे हुए अपने मानवतावादी मनोवैज्ञानिक, एक तो कार्ल रोजर्स और एक मैस्लो। कार्ल रोजर्स में क्या याद रखना है, सबसे पहले तो इनका जो सिद्धांत है उसका नाम क्या है, स्व या आत्म का सिद्धांत। ओहो, कार्ल रोजर्स का जो सिद्धांत है उसका नाम है स्व या आत्म का सिद्धांत, या फिर अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत। मेन तो ये नाम याद होना चाहिए कि कार्ल रोजर्स का सिद्धांत कौन सा है। इसमें दो ही चीज़ें पूछेगा आपको, या तो कार्ल रोजर्स का सिद्धांत कौन सा है, या फिर स्व या आत्म का सिद्धांत किसका है, अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत किसका है, या फिर पूछ लेगा मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कौन सा है। ये दो काम की बातें हैं। तो नाम याद रख लेना, कार्ल रोजर्स का सिद्धांत कौन सा, स्व या आत्म का सिद्धांत या अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत। और कार्ल रोजर्स कैसे वैज्ञानिक है, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक। इनके अनुसार आत्म संप्रत्यय का निर्माण ही क्या होता है, अधिगम होता है ना। आत्म संप्रत्यय का निर्माण ही क्या होता है, अधिगम होता है। हर व्यक्ति अपनी अलग अलग विचारधारा रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, कुर्ट लेविन ने क्या कहा कि अधिगम व्यक्ति और वातावरण की अंत्यक्रिया से बनता है। और ये क्या कहते हैं कि अधिगम क्या होता है, आत्म संप्रत्यय का निर्माण ही क्या होता है, अधिगम होता है। तो सबके अपने अपने कथन हैं। इन्होंने ये कहा कि एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसमें दो तत्व होते हैं, एक तो स्व या आत्म का तत्व है और एक होता है घटना तत्व है। दिखना ही बंद हो गया, एक होता है स्व या आत्म का तत्व और एक होता है घटना तत्व। तो ये भी याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आता है मैस्लो। मैस्लो में से मांग पूर्ति का सिद्धांत, ठीक है। दूसरा नाम और है आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत भी कह सकते हैं। मांग पूर्ति का सिद्धांत या आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, ये मैस्लो का है। इनकी बुक आती है जिसके अंदर ये अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। एक तो बुक 1943 में आती है जिसका नाम है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ये 1943 में आती है। और एक बुक आती है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी 1954 में, ठीक है। तो ये दो किताबें आती है मैस्लो की, एक तो थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन और एक आती है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। तो कुछ किताबें जो मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना। बाकी इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि मांग पूर्ति सिद्धांत किसका है, मैस्लो का, या आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत किसका है, मैस्लो का। कौन सी किताब में दिया था, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, और विकसित हुआ मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी में। इन्होंने मानवतावादी विचारधारा को तीसरी शक्ति के रूप में बताया, है ना। तीसरी शक्ति के रूप में मानवतावादी विचारधारा को बताया वो मैस्लो है। वैसे तो दोनों ही, कार्ल रोजर्स भी क्या है, मानवतावादी, और मैस्लो भी क्या है, मानवतावादी, दोनों ही मानवतावादी है। लेकिन मैस्लो जो है वो मानवतावादी विचारधारा को तीसरी शक्ति बताते हैं। एक तो व्यवहारवादी हो गए, एक संज्ञानवादी हो गए, और तीसरी कौन सी हो जाएगी, मानवतावादी। अब इसमें इन्होंने जो आत्म सिद्धि का सिद्धांत दिया या आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया, उसके अंदर 5 स्टेप हैं। सबसे पहले होता है दैहिक और शरीर आवश्यकता, यानी कि पहले सबसे पहले जो हमें चीज़ की आवश्यकता होती है ना, वो होती है हमारे शरीर की, जो दैनिक जो जैविक आवश्यकता होती है ना उनकी, जैसे कि भोजन, पानी, है ना, कपड़े, ये हमारे शरीर की क्या है, दैनिक आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमें वो चाहिए। फिर हमें चाहिए सुरक्षा, है ना। पहले रोटी चाहिए, भोजन चाहिए, उसके बाद सुरक्षा चाहिए कि भाई कम से कम हम सुरक्षित, जहाँ पे भी रहे हम सुरक्षित रहें। फिर हमें क्या चाहिए, स्नेह, प्यार तो बाद की बात है ना। पहले रोटी, फिर सुरक्षा, फिर प्यार, फिर हमें सम्मान चाहिए। ये तीनों चीज़ें मिल जाती है ना, फिर आदमी को चाहता है कि यार अपनी भी कुछ इज्जत होनी चाहिए। वो तो चौथा स्टेप है, इज्जत वाली बात। अगर आपको भी ये लग रहा है कि आपकी इज्जत होनी चाहिए, मतलब ये आपके 3 काम पूरे हो रखे, ठीक है। और फिर इज्जत भी मिल जाती है, तो फिर आ जाती है आत्म सिद्धि की आवश्यकता।
तो ये 5 स्टेप बताते हैं जो स्टेप बाई स्टेप कौन कौन सी आवश्यकता होती है। और ये भी शायद अपन पढ़ रखे हैं इस चीज़ को, पढ़ा कि नहीं पढ़ा पता नहीं, मुझे ऐसे याद आ रहा होगा। तो ये टोटल सिद्धांत थे जो मैंने आपको बता दिए। क्लियर है सारी चीज़ें? कोई डाउट बता देना हो तो ठीक है। तो लगभग चीज़ें मैंने आपके 90% जो है वो कवर करने का प्रयास किया है। बाकी फिर भी आपको लगे कि सर हमें तो और पढ़ना है, तो आप कोई भी एक XYZ बुक ले आओ, उसको पढ़ो। ठीक है, चीज़ें मैंने आपको बता दी है कैसे कितनी पढ़नी है, क्या पढ़ना है। अब आप अपने हिसाब से उसको सेट करिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए। ठीक है, बाकी अगर आपको क्लासें पसंद आ रही है तो अपन 4-5 क्लासें और ले लेंगे इसकी, ताकि चीज़ें लगभग अपन क्लियर कर लें। और नहीं आ रही है फिर आप अपन खुद पढ़ सकते हो, तो फिर खुद पढ़ लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।